ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हमें कवर करना है लाइंस एंड एंगल्स को। इसके ऊपर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है सर, बन ही नहीं रहा है। बहुत सारे प्रूफ वाले क्वेश्चन है, जितने भी निकालने वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे जो है हम लोगों से थोड़ा भी बन नहीं रहा है। तो आज इसका सारा का सारा टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो तुमने देख लिया है कि लाइंस एंड एंगल्स को हम लोगों ने किस तरीके से कवर करना है। देखो, थंबनेल देख के तुम्हें क्या समझ में आया कि इस वीडियो में जो है हम लोग लाइंस एंड एंगल्स को, पहले तुम्हारा नॉलेज बिल्कुल जीरो लेवल से है, ठीक है, और वहां से हम लोग ले जाएंगे इतना लेवल पे कि केवल 1% जो है वो तुम्हारा रिमेनिंग बच जाएगा, और उसे हम लोग प्रैक्टिस के द्वारा सॉल्व करके और आसानी से उसमें महारत हासिल कर लेंगे। समझ में आ गया। लाइंस एंड एंगल्स को हम लोग पूरा 0 पॉइंट से लेकर पूरा जितना भी वास्ट, जितना भी एक्स्ट्रा नॉलेज है वो सारे के सारे मैं तुम्हें इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आओ अपने वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो हम लोग बेसिक बातें जो है लाइंस एंड एंगल्स से शुरू करने वाले हैं। लाइंस के बारे में तुम क्या जानते हो? लाइंस को देखो, तुम डिफाइन कर सकते हो कि ये जो है ब्रेथलेस होता है, लेंथलेस होता है, और इसके बारे में कह सकते हो कि पॉइंट का कलेक्शन जो है उसे हम लोग लाइंस बोलते हैं। ये बात भी सही है। और एंगल के बारे में तुम क्या जानते हो? एंगल जो है तुम्हारा किसी भी एक पॉइंट से जब दो आर्म निकलते हैं तो उनके बीच में ड्रॉ होने वाला ये जो हमें दिखता है फिगर, वो हमारा एंगल कहलाता है। एंगल का इस तरीके से डिफिनेशन हो गया। अब एंगल तो तुम जान गए और लाइन तो तुम जान गए, तो आखिर इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? दोनों जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है लाइंस और एंगल, उसे तो हम लोग जानते ही हैं, तो आखिर इसमें पढ़ने वाली बातें क्या है? तो सबसे शुरुआत करते हैं हम लोग एंगल को लेकर। लाइन के बारे में ज्यादा कुछ तो जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन लाइंस के ऊपर भी हम लोग आएंगे अगले टॉपिक के ऊपर। पहले हम लोग लाइंस एंड एंगल्स को समझने के लिए पहले एंगल को उठाते हैं, ठीक है। एंगल के बारे में तुम बहुत सारी चीजें जानते हो, पहले हम लोग वहां पे एक कॉन्सेप्ट शुरू से चलते हैं। देखो, जैसे इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं हम लोगों ने ये वाला एक ले लिया लाइन, और ये हमारा एक एंगल फॉर्म हो गया। अगर तुम्हें क्लियरली विजिबल नहीं होगा तो इसे हम लोग थोड़ा सा ब्रेथ इसका बढ़ा देंगे। एक मिनट, थोड़ा सा इसका एडजस्टमेंट करने के बाद हम लोग इसे फिर से बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग ले लिए एक, और ये हमारा एंगल बन चुका है। अब देखो यहाँ पे, अब तुमने इसमें क्या देखा? ये जो लाइन तुम देख रहे हो, ये दोनों लाइन, ये किसी न किसी एक पॉइंट से निकला हुआ है। ये रे है और ये भी रे है। रे में तुम्हें एक एंड पॉइंट देखने को मिलेगा, और वो एंड पॉइंट होता है उसका इनिशियल पॉइंट, जहां से वो शुरू होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो रेज से बनने वाला जो फिगर होता है उसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। यानी ये जो एंगल हमारा इन दोनों के बीच में बन रहा होगा, ये जितना भी हमारा डिग्री कंसीडर किया हुआ होगा उसे हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये नहीं है, जरूरी बात क्या है कि हमें इसमें के कॉन्सेप्ट जो है पहले मालूम नहीं है। तो कॉन्सेप्ट समझो। इन दोनों जो भी हमारा ये लाइन है, इसे हम लोग इस केस में आर्म बोलते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट जो है इसमें अगर हम लोग नेमिंग कर दे ए, तो इस केस के लिए इसे हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो वर्टेक्स बोलेंगे सर, बहुत बढ़िया बात है। अब देखो, अब तुम ये जो एंगल है ये कितना भी डिग्री का मेजरमेंट के साथ हो सकता है। अब देखो, जैसे कि ये मान लेते हैं हम लोगों ने सी लिख दिया और ये वैल्यू बी लिख दिया, तो एंगल को रिप्रेजेंट करने का फॉर्म देख लो किस तरीके से फॉर्म लिखते हैं। जैसे इस केस में एंगल ए हमारा फॉर्म हो रहा है, तो तुम लिख सकते हो इसको एंगल इस तरीके से। पहले हमें हाफ ट्राइंगल का शेप देना पड़ता है, ठीक है, इसे हम लोग एंगल का फॉर्म समझते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे सी ए बी, या फिर एंगल बी ए सी। ये दोनों एंगल जो है हमारा एंगल ए को ही रिप्रेजेंट करेगा। क्लियरली समझ में आ रहा है? तो ये जो बातें मैंने बताई ये किस तरीके से है। देखो, एंगल जो है इस केस में अगर तुम फुल नेम लिखना चाहोगे तो एंगल जो तुम्हारा बीच में आएगा ए, वो तुम्हारा एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर तुम एंगल ए को रिप्रेजेंट करोगे तो सी ए बी लिखना पड़ेगा, या फिर बी ए सी फुल नेम के साथ लिखना पड़ेगा। या फिर तुम्हारे काम के लिए जो चीजें है वो तुम्हारा सिर्फ एंगल ए लिखने पर भी चल जाएगा। अब ये तो था एंगल के बारे में बातें, छोटी छोटी बातें थी। अब हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में जानने वाले हैं। अब एंगल तो केवल एक ही प्रकार के नहीं होंगे। अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हें जैसे कि थोड़ा सा तुम्हारा कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर देता हूँ, इसमें थोड़ा सा और बातें बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने इसे क्लियर कर लिया। वापस से हम लोग एक फिगर बनाएंगे एंगल का। यहाँ से हम लोगों ने व्हाइट कलर में ले लेना है, तो इसे हम लोग कर हटा देते हैं। ये रहा हमारा, और ये रहा। हम लोगों ने एंगल को बना लिया। अब देखो यहाँ पे पहले इसका नेमिंग कर देते हैं। ए लिख दिया, ये बी लिख दिया, और इस केस में ये सी लिख दिया। अब देखो, ये तो एंगल हो गया, सही बात है सर। ये अगर तुम 10th लेवल पे आओगे तो 10th लेवल के बाद जब तुम 11th में जाओगे तो तुम्हें पढ़ाया जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में बनने वाला एंगल और क्लॉकवाइज में बनने वाला एंगल। घड़ी का तो सुई तुम जानते हो। घड़ी का सुई अगर मान लो कोई जैसे ये वाला पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऐसे अगर घड़ी चलता है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, ऐसे ऐसे टाइम बढ़ता है मेरा। अगर ये वाला टाइम ऐसे ना बढ़ के ऐसे बढ़ने लगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, ठीक है। और ये जो एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें बनने वाला एंगल का जो डायरेक्शन होता है या फिर जो हमारा साइन होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, और डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज के एंटी होता है, यानी उल्टा होता है। समझ में आया? तो उस केस में बनने वाला एंगल पॉजिटिव होता है। जबकि अगर एंगल जो है हमारा इस तरीके से चले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उस केस में बनने वाला एंगल जो है
है वो हमारा निगेटिव साइन को दिखाता है। ठीक है, तो ये खैर तुम्हारे बस टॉपिक में नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट आया तो मैंने तुम्हें बता दिया। लेकिन यहाँ पे जो मैं एंगल बताने जा रहा हूँ ये तुमने 7th में, 6 में, 8 में भी पढ़ रखा है। कौन कौन से एंगल होने वाले हैं? तो तुमने पढ़ा होगा एक्यूट एंगल के बारे में, तुमने पढ़ा होगा ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल के बारे में, और रिफ्लेक्स एंगल के बारे में भी पढ़ा होगा। तो सारे कोई का हम लोग पहले नाम लिख लेते हैं। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ लिख लिया, यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल लिख लिया, और यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट एंगल लिख लिया। एक और एंगल होता है हमारा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल को भी लिख लेते हैं तो समझाने में आसानी रहेगा, सारे वैल्यू को एक साथ ही समझा देंगे। अब देखो एक्यूट एंगल का यहाँ पे हम लोगों ने एंगल नहीं लिखा है तो एंगल लिख लिया। अब सारे केसेस में वही वैल्यू है, ठीक है, यानी एंगल ही लिखा हुआ है, ये तुम समझ सकते हो अगर मैं नहीं भी यहाँ पे लिखा हूँ तो। चलो हटाओ इसे। अब देखो एक्यूट एंगल के केस में तुम्हें क्या जानना होता है। देखो ये तो तुम्हारा, मान लो ये तुम्हारा क्या है, कार्टेशियन प्लेन है। सपोज दैट कि ये वैल्यू हमारा एक्स एक्सिस है और ये वैल्यू हमारा वाई एक्सिस है, और ये वैल्यू एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश। ठीक है, तो इस केस में जो हम लोगों को केवल जो एंगल पढ़ना रहता है ट्रिग्नोमेट्री में, या फिर तुम्हारा ये अभी 9th लेवल है, पर फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कैसे कैसे होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने कार्टेशियन प्लेन ले लिया है ताकि जियोमेट्री को समझाने में आसानी रहे। अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं ये जो तुम लाइन यहाँ से यहाँ देख रहे हो, ये वाला जो लाइन है तुम्हारा, ये अगर तुम्हारा यहाँ से लेकर ये एंगल बनते 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 यहाँ तक आ जाए, ये इतना दूर, ठीक है, ये जो इतना दूर तुम देख रहे हो, ये इतना दूर एंगल बनने वाला एंगल, ठीक है, ये इतना दूर में अगर कोई कहीं पे भी आके ये लाइन जैसे इतना दूर पर रुक गया, तो इस केस में यहाँ से यहाँ बनने वाला जो एंगल होगा वो हमारा एक्यूट एंगल कहलाएगा। देखो हम लोग जानते हैं कि जो वैल्यू हमें देखने को मिलता है परपेंडिकुलर, वो हमारा उस केस में 90 डिग्री बनाता है, तो चारों केंद्र पर 90 डिग्री बनाएगा। यानी ये कंप्लीट रोटेशन जब होता है तो वो हमारा बनाता है 90 × 4 डिग्री। तो ये वैल्यू हमारा कितना निकल कर आ जाता है 360 डिग्री। और जब हमारा 360 डिग्री बनता है तो उसे हम लोग कंप्लीट एंगल बोलते हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे, पहले मैं जो समझाना चाहता हूँ उस पर जरा ध्यान से सुनना। यहाँ पे देखो ये जो एंगल है मैंने बताया कि ये टोटल जो है 90 डिग्री है, तो जब 0 डिग्री से लेकर और वैल्यू तुम्हारा 90 डिग्री के बीच में होता है तो उस केस में तुम्हारा जो एंगल बनता है उसे हम लोग नाम देते हैं एक्यूट एंगल। अब इसे थोड़ा सा क्लियर करते हैं और जरा ध्यान से सुनना यहाँ पे मैं क्या बोलने वाला हूँ। ये तो तुम समझ गया कि अगर इतना दूर में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है कि ये तुम्हारा एक्यूट एंगल होगा। लेकिन क्या होगा जब ये वैल्यू तुम्हारा वाई एक्सिस पे ही रिप्रेजेंट हो जाए, और क्या होगा जब ये वैल्यू तुम्हारा एक्स एक्सिस पे ही रिप्रेजेंट हो जाए? तो देखो जब भी तुम्हारा वैल्यू डायरेक्ट एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करे या फिर डायरेक्ट वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करे, तो उस केस में बनने वाला एंगल जो है स्ट्रेट एंगल होता है, एक लाइन की तरह दिखने लगता है, ऐसा बिल्कुल ऐसा। तो इस केस में जो हमारा यहाँ पे एंगल बनता है, चाहे वो यहाँ हो चाहे वो यहाँ हो, तो उस केस में बनने वाला एंगल जो है वो हमारा 180 डिग्री का होता है, और उसे हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं या फिर लाइन वाला प्रॉपर्टी बोलते हैं। यहाँ पे अगर कोई ऐसा रे घिस देते हैं तो इस केस में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। इसके ऊपर हम लोग अगली पार्ट में बात करने वाले हैं, पहले समझ जाओ। तो एक्यूट एंगल तुम समझ गए। अब देखो क्या होगा अगर ये वैल्यू हमारा 90 डिग्री पड़ जाए पूरा ऐसे के ऐसे ही, तो उस केस में जो तुम्हारा वैल्यू जो है बिल्कुल 90 डिग्री पे पड़ता है, तो उसे हम लोग नेमिंग देते हैं कि वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल है। अगर वो ट्राइंगल का फॉर्म ले लेता है तो उसे राइट एंगल ट्राइंगल देते हैं। और इसी केस में कोई ऐसा एंगल है और इस केस में एक ट्राइंगल का फॉर्म ले लेता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पे डी लग जाता है और ट्राइंगल का स्पेलिंग लिखा जाता है। ठीक है, तो इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, मैं केवल तुम्हें बताने वाला हूँ एंगल्स के बारे में अभी फिलहाल। ठीक है, तो ये तो तुम्हें मैंने दिखा दिया था एक्यूट एंगल का केस, ये एक्यूट एंगल का केस है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने तुम्हें दिखाया राइट एंगल का केस जब बिल्कुल ऐसा हो, फिगर में तुम्हें क्लियर विजिबल दिखा दे रहा हूँ, ऐसा हो। ठीक है, तो इस केस में बनने वाला जो एंगल होता है वो यहाँ पे एक एंगल बनना चाहिए 90 डिग्री के इक्वल, तब जाकर हम लोग उसे बोलते हैं कि वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब देखो जरा, अब जैसे ही यहाँ पे तुम्हारा जो एंगल पड़ रहा था, ऐसे बिल्कुल ऐसे पड़ रहा था, वो थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर इधर पड़ जाए तो ये वैल्यू तो 90 डिग्री से ज्यादा हो गया। और जब 90 डिग्री से ज्यादा कोई वैल्यू हो जाता है और 180 डिग्री से छोटा कोई वैल्यू हो जाता है, तो उस केस में बनने वाला एंगल जो है हमारा, ये टोटल जो एंगल बनेगा इस केस में, इसे हम लोग नाम देते हैं एक ऑब्ट्यूज एंगल। क्या नाम देते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर क्लियर करें इस वैल्यू को, ठीक है, तो एक और नया ट्राइंगल हम लोग बना लेते हैं और उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक्यूट एंगल के बारे में समझा, और हम लोगों ने समझा कि कैसे कोई एंगल को हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल और ये एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो देखो जरा यहाँ पे तो हम लोगों ने फिर से एक कार्टेशियन प्लेन ला लिया। अब थोड़ा और समझने में आसानी होगी। देखो यहाँ पे अब तुम्हें तुम्हें मैंने बता दिया था कि एंगल जो है, अगर तुम्हारा एंगल यहाँ से आते हुए यहाँ 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 पार करते हुए डायरेक्ट इस एंगल में आ जाए, इतना दूर अगर थोड़ा सा भी लाइन से हमारा ऊपर होगा, तो इस केस में बन रहा है ये जो टोटल एंगल, ये तुम्हारा 180 डिग्री से छोटा हो रहा है और 90 डिग्री से बड़ा हो रहा है। यहाँ से जो एंगल हमारा इधर आ गया, ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल आ गया, तो ये वैल्यू जो है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल को दिखाता है। और उस केस में जो अब तुम फिगर देखने जाओगे ऑब्ट्यूज एंगल का, तो उस केस में तुम्हें फिगर कुछ इस प्रकार से दिखाया जाएगा, ऐसे यहाँ से यहाँ तक,
ये वाला तुम्हें जो लाइन दिखाया जाएगा, ये तुम्हें ऑब्ट्यूज एंगल का फिगर दिखाया जाएगा। ये तुमने समझ लिया। अब आते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कॉम्प्लीमेंट एंगल के समझने के लिए। तो रिफ्लेक्स एंगल के लिए सेम लाइन है कि अगर 180 डिग्री तुमने जितना भी देखा उसमें 90 डिग्री से बढ़ रहा है केसेस, ठीक है। जैसे यहाँ से 0 डिग्री से 90 डिग्री तक आया था, अब 90 डिग्री से 80 डिग्री तक आया था, अब आएगा 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक। समझ में आया? 200 सॉरी 360 डिग्री तक आएगा, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल में जो वैल्यू हमें देखने को मिलता है वो 360 डिग्री तक आता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने जो भी वैल्यू देखा, अब यहाँ से पूरा का पूरा जो वैल्यू आएगा यहाँ तक आएगा। समझ में आया? एक बार और समझना, ठीक है। अब तो तुमने ऑब्ट्यूज तक समझ लिए हो, अब जरा रिफ्लेक्स के ऊपर नजर डालो। रिफ्लेक्स के ऊपर देखने का क्या मतलब है कि जब तुम्हारा एंगल ऐसे यहाँ से निकलकर ऐसे फॉर्म होते 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 इस एंगल में यहाँ तक बन जाए, यानी ये जो तुम देख रहे हो यहाँ से आया यहाँ तक आया यहाँ तक एंगल फॉर्म हुआ, तो ये टोटल जो यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल जो तुम्हारा बना, ये तुम्हारा 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है, ठीक है। तो वो वैल्यू हमारा रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। समझ में आ गया? और स्ट्रेट एंगल के लिए सिंपल सा वैल्यू है कि अगर लाइन जो है स्ट्रेट लाइन दिया रहे तो उसके इसमें बनने वाला जो एंगल होता है वो तुम्हारा स्ट्रेट एंगल कहलाता है, जिसका मेजरमेंट हमें 180 डिग्री देखने को मिलता है। फिलहाल हम लोगों ने स्ट्रेट एंगल को भी समझ लिया, रिफ्लेक्स एंगल को भी समझ लिया, फिगर भी उसका देख लिया। अब जरा कॉम्प्लीमेंट एंगल को समझो, सॉरी कॉम्प्लीमेंट कहा दिया, कंप्लीट एंगल को समझो। कंप्लीट एंगल में तुम्हारा जो एंगल बनेगा वो देखो किस तरीके से बनेगा। जैसे इस केस में तुमने देखा कि हम लोगों ने एंगल को किस तरीके से रिप्रेजेंट कराया था। यहाँ से एंगल बनते 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 अगर यहाँ पे डायरेक्ट आ जाए, यानी ये पूरा का पूरा कंप्लीट रोटेशन कर ले, ये यहाँ से शुरू हुआ था एंगल बनना और वापस यहीं पे तो ऐसे एंगल को हम लोग कंप्लीट एंगल बोलते हैं। पूरा एक कंप्लीट रोटेशन यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा है, तो ये समझ सकते हो कि कंप्लीट एंगल का डेफिनेशन किस तरीके से है। तो तुमने अभी समझा कि एंगल्स के कितने टाइप होता है, उसे किस तरीके से समझा जाता है। बिल्कुल मैं बेसिक से ले जाऊंगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, पूरा वीडियो तुम्हें देखना है ताकि तुम्हारा बिल्कुल जो भी थोड़ा सा भी डाउट हो, 7th 8th में थोड़ा सा भी मन नहीं लगा पढ़ाई में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 9th से जो है तुम्हारा बेस मैं बिल्कुल मजबूत कर दूंगा। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे तुमने बहुत सारी चीजें के बारे में जरा बहुत सारे टाइप देखा है एंगल्स के बारे में। अब देखो कब कोई एंगल हम लोग बोलते हैं कि वो एंगल जो है इक्वल है, तो उस केस के लिए सिंपल सा वैल्यू देखो कि अगर जैसे कि यहाँ पे मैं एक और एंगल बना दूं, जैसे यहाँ पे सॉरी इसे मैं इस साइड से दिखाता हूँ तुम्हें, ओके। हम्म तो जैसे यहाँ पे हमें एक 90 डिग्री का एंगल हम लोगों ने दिखा दिया, ये जो वैल्यू है ये हमारा 90 डिग्री का हो रहा है। और इस केस में मान लेते हैं ये वैल्यू जो है हम लोग यहाँ से एक ले लेते हैं बाइसेक्टर इसका, ठीक है। तो यहाँ से इस एंगल को दो भागों में बांट दे रहा है और इस तरीके से बांट रहा है कि जो हमारा एंगल देखने को मिल रहा है वो दोनों तरफ इक्वल मेजरमेंट का देखने को मिल रहा है। जैसे कि तुम देखो यहाँ पे हमारा काट दिया। अब ये जो एंगल यहाँ से यहाँ तक बनेगा और ये जो एंगल तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक बनेगा, दोनों का मेजरमेंट इक्वल होगा। और जब मेजरमेंट इक्वल होगा तो हम लोग उस एंगल को भी इक्वल कहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग नेमिंग इसका समझ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर यहाँ पे हम लोग इसका नेमिंग कर दे, देखो यहाँ पे ए लिख दिया, सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने ए लिख दिया, ये बी लिख दिया और ये वैल्यू को हम लोगों ने सी लिख दिया। तो एंगल ए बी और सी जो है ये हमारा 90 डिग्री का इक्वल है। और एंगल यहाँ पे हम लोग ओ लिख दे रहे हैं या फिर कोई सा भी वैल्यू पी ही लिख देते हैं, तो इस केस में ए बी और पी जो है हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों 45? क्योंकि ये जो बीपी लाइन है ये हमारा बाइसेक्टर है इस एंगल के लिए, और बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि एंगल को बाइसेक्ट करता है बिल्कुल आधा आधी, ठीक है। तो जब एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा तो इक्वल मेजरमेंट हमें दोनों साइड देखने को मिलेगा, इस साइड भी और इस साइड भी, तो दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इस केस में सी बी और पी बनने वाला एंगल भी जो है हमारा 45 डिग्री का ही देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी पी सॉरी ए बी पी इज इक्वल टू एंगल सी बी पी इक्वल टू में 45 डिग्री का, ठीक है। तो ये तुमने देखा इक्वल एंगल और बाइसेक्टर के बारे में, एंगल बाइसेक्टर के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे मैंने तुम्हें दो टॉपिक्स को समझा दिया। अब देखो, अब अगला जो टॉपिक है वो है इंटीरियर एंगल के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले हम लोग इसे क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसे क्लियर कर लिया। अब एंगल में जो है कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो उनके बीच में पड़ता है। जैसे यहाँ पे तुम्हें मैंने एक एंगल लेकर दिखा दिया। अच्छा ही हम लोग एक्यूट एंगल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एक एक्यूट एंगल बना लिया, जैसे कि यहाँ पे तुम देख रहे हो ये एक एक्यूट एंगल है, ठीक है। अगर हम लोग इसका नेमिंग करने चले तो ये वैल्यू हम अगर ए लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं और ये वैल्यू सी, तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा कि ये एंगल हमें कुछ एंगल से बनना हुआ दिखेगा, ठीक है। तो एंगल के ऊपर नहीं जा रहे हैं हम लोग, देखेंगे इसके अंदर के पॉइंट को। अगर हम लोग इसके अंदर का पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट अब मैंने दिखा दिया इसके इस एंगल के अंदर बनने वाले, तो ये सारे पॉइंट हम लोग कहेंगे कि इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं एंगल के अंदर के पॉइंट, यानी इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है।
हाँ देखो, ये तो इंटीरियर हो गया। अब ये जो एंगल हमारा इस केस में देखने को मिल रहा है, ये इंटीरियर एंगल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इंटीरियर एंगल, इंटीरियर। और ये जो एंगल तुम देख रहे हो, इसका यूज तुम्हें कुछ ही देरों में, जस्ट कुछ ही सेकंड बाद तुम्हें मैंने आगे पार्ट वाले में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये इंटीरियर एंगल था। बिल्कुल सेम वही पैटर्न पे अगर ये एंगल जो है इसके बाहर वाले की बात की जाए, जैसे कि इस केस में हमारा ये टोटल एंगल हमारा दिखाया जाए, जैसे ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखाया जाए, तो ये हमारा एक्सटीरियर वाला हो गया। ये तो हमारा इंटीरियर था, ठीक है। अब ये जो है ये इसके बाहर वाला हमें दिखाया जा रहा है, तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल कहलाता है, ठीक है। और एक्सटीरियर एंगल का जो हमें देखने को मिल रहा है, उसमें अगर हमें एंगल के बाहर कुछ पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिया जाए ऐसे, तो इस पॉइंट को हम लोग एक्सटीरियर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो इस सब जो है सेवन्थ एट नाइन्थ टेंथ के जो है कॉन्सेप्ट से बाहर की चीज़ है, सिक्स सेवन्थ में तुम्हें पढ़ना था। मैंने तुम्हें यहाँ पे भी इसे रिवाइज करा दिया। अब देखो, अब ऐसे दो एंगल जब हम लोग पकड़ते हैं जिनका मेजरमेंट का सम जो है हमें 90 डिग्री के इक्वल देखने को मिलता है, जैसे इस केस में अगर हम लोग एंगल ए और एंगल बी लिख ले, ठीक है। एंगल बी, एंगल बी का सम मान लेते हैं 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ये तो तुम्हें एंगल ए बी देखने को मिल रहा है। सेम इसी तरीके से एंगल ए मैंने यहाँ पे मान लेते हैं बना लिया, तो ये एंगल और ये एंगल अगर हम लोग जोड़े तो वैल्यू हमारा 90 डिग्री के इक्वल आ गया, तो हम लोग इन दोनों एंगल को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कहने का मतलब कि जब भी दो एंगल का सम हमें 90 डिग्री के इक्वल देखने को मिलता है, तो उस केस में बनने वाले एंगल्स को हम लोग जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अब देखो, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का बात हो गया। और जस्ट इसी के जैसा एक सप्लीमेंट्री नाम से होता है, जिसका मतलब होता है कि अगर वैल्यू जो है जुड़ने पर हमें 180 डिग्री के इक्वल मिलता है, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि वो दोनों एंगल जो है सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री का स्पेलिंग देख लो, और सेम सप्लीमेंट्री के बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का भी होता है। कॉम्प्लीमेंट्री देख लो, कॉम्प्लीमेंट्री। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि होने वाला है सम एंगल रिलेशन। एंगल से रिलेटेड दो टॉपिक यहाँ पे निकल कर सामने आता है, एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर ऑफ एंगल। देखो, बच्चे को जो है बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है, एडजेसेंट एंगल कब बोलेंगे और लीनियर पेयर ऑफ एंगल कब बोलेंगे। तो देखो, आज के इस वीडियो में तुम्हें मैं इसके जितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसे मैं आज क्लियर कर ही देता हूँ। जैसे इस केस में मैं एक एंगल बना देता हूँ, ठीक है। इस केस में एंगल ये बन गया। अब यहाँ से एक लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो है तुम्हें दो एंगल देखने को मिलेगा, एक तो ये एंगल और दूसरा एक ये एंगल। तो देखो, एडजेसेंट एंगल पहले समझो कि क्या होता है। एडजेसेंट एंगल के केस में जो है दो एंगल बनता है हमारा, एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया, ठीक है सर। इस दो एंगल तो किसी भी केस में बनेगा, जैसे ये लाइन है ये लाइन है, तो इस केस में भी बन रहा है, इस केस में भी दो एंगल बन रहा है। तो आखिर एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या हुआ? तो देखो, एडजेसेंट एंगल के लिए जो है सेम वर्टेक्स होना जरूरी है। तो सेम वर्टेक्स यहाँ पे मान लिए ए हो गया, और ए से जो है एक कॉमन आर्म होना चाहिए, तो कॉमन आर्म ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो है जब दो आर्म देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे अदर जो दो आर्म देखने को मिलेगा वो आइदर साइड होता है कॉमन आर्म के, ठीक है। ये हमारा कॉमन आर्म था दोनों के लिए। ये जो वैल्यू तुम देख रहे हो ये हमारा कॉमन आर्म है। और ये इसके आगे और इसके पीछे दोनों साइड में हमें दो आर्म देखने को मिलेगा जो नॉन कॉमन होगा, ठीक है। नॉन कॉमन जो है वो दोनों साइड में होगा, एक अदर साइड में और दूसरा अदर साइड में, ठीक है। तो ये जो आर्म हमारा बनता है वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा नॉन कॉमन आर्म कहलाता है। तो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है दो एंगल से, एंगल ये और एंगल ये। अब देखो, ये दो एडजेसेंट एंगल के लिए मैंने तीन प्रॉपर्टी बताया कि उसके लिए सेम एंगल सेम वर्टेक्स होना चाहिए, एक कॉमन मतलब आर्म होना चाहिए, और दो जो नॉन कॉमन आर्म है वो दोनों कॉमन आर्म के अदर साइड में होना चाहिए, अपोजिट साइड में होना चाहिए। तब उस एंगल में जो दो एंगल बनते हैं उसे हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, ठीक है। और जस्ट सेम वैसा ही होता है लीनियर पेयर, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी रहता है। देखो, इस केस में भी सेम वर्टेक्स है, ये वाला हमारा सेम वर्टेक्स है, एक कॉमन आर्म है, ये भी हमारा कॉमन आर्म देखने को मिल जाता है। और इस केस में भी जो हमारा नॉन कॉमन आर्म होता है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो फिर आखिर फर्क कहाँ पे आ जाता है? तो देखो, फर्क यहाँ पे एक ही चीज से आता है कि इन दोनों के एंगल में बनने वाले एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। यानी इस केस में जो दो एंगल हमारा बनता है उनका जो सम हमें देखने को मिलता है वो हमारा 180 डिग्री के इक्वल देखने को मिलता है। अगर ये एक्स है और ये वाई है, तो इस केस में जो हमें एक्स प्लस वाई देखने को मिलेगा वो 180 डिग्री देखने को मिलेगा। और जबकि एडजेसेंट एंगल के लिए जो हमारा केस है वो हमें देखने को मिल भी सकता है 180 डिग्री के इक्वल, और नहीं भी देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि वो वैल्यू जो है हमारा एडजेसेंट एंगल है। समझ में आ गया? लीनियर पेयर और दोनों एंगल को मैंने एक ही साथ समझा दिया। जब लीनियर पेयर जो है किसी स्ट्रेट एंगल पे एक लाइन पड़ता है तो दो एंगल हमारा फॉर्म होता है, दोनों का सम अगर हमारा 180 डिग्री के इक्वल दे दिया जाए तो उस केस में बनने वाले एंगल हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाते हैं। अब हम लोग ये रिलेशन तो समझ गए। अब आते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर।
ओके, तो यही 3 टॉपिक्स जो हैं तुम्हारे क्वेश्चंस को डिसाइड करते हैं, एक्सरसाइज के कौन से लेवल पे जाना है, कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से समझना है, किस तरीके से उसका सॉल्यूशन होने वाला है। तो तीनों जो भी टॉपिक है हमारा, उसे हम लोग डिटेल में समझते हैं। पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस के ऊपर आते हैं। देखो, इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है कि जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे के हम लोगों को कहते हैं कि जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे को मीट करता है, तो उस पॉइंट पे हम लोग बोलते हैं कि वो पॉइंट जो है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और वो दोनों पॉइंट को हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। जैसे इस केस में हम लोगों ने मान लिया लाइन एल है और ये लाइन एम है, तो ये अगर दोनों लाइन जो है किसी एक पॉइंट पे जाके ऐसे मीट कर रहा है, ये मान लेते हैं पी पॉइंट हो गया, पी पॉइंट पे जाके मीट करेगा, तो इसे इस पॉइंट को तो हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन। और और जो हम लोग इस दोनों लाइन को बोलेंगे, वो दोनों लाइन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बोला जाएगा। ठीक है, अब इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में समझ गए, और ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में समझो। ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में क्या समझना है कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है जो किसी दो स्ट्रेट लाइन को जो है किसी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है। जैसे ये दो लाइन था, इसे एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है आके इन दोनों पॉइंट पे काट दिया, मतलब ये जो है, ये जो लाइन आया हमारा, ये ट्रांसवर्सल लाइन कहलाता है। ठीक है, और अब समझो कि पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं। जब भी कोई दो लाइंस जो है हमें इस प्रकार से दिया रहता है कि दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, वो इधर भी अगर हम लोग फर्दर आगे बढ़ाए इधर या फिर इधर, तो भी हमें जो है इसके बीच में कोई कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा कि आगे जाके ये दोनों लाइन जो है कहीं पे आके इंटरसेक्ट करेगा। तो उस तरीके के लाइन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और ये सारे जो पॉइंट तुमने समझा, इन्हीं सभी से बनने वाला है एक नया पॉइंट, जिसे हम लोग रिजल्ट ऑन पैरेलल लाइंस के ऊपर समझते हैं। ठीक है, तो उन सभी को समझने के लिए जरा ध्यान से सुनना। जैसे यहाँ पे एक हम लोगों ने पैरेलल लाइन सपोज करो कि मान लिया, और ये हमारा एक पैरेलल लाइंस हो गया, समझ में आ गया। और दूसरा जो एक लाइन हम लोग ले रहे हैं, इस केस में एक ट्रांसवर्सल लाइन ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले पैरेलल लाइन के ऊपर नहीं समझते हैं, पहले समझते हैं कोई भी दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाले ट्रांसवर्सल एंगल से बनने वाले एंगल्स को। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन ये ले लिया और दूसरा स्ट्रेट लाइन ये ले लिया। ठीक है, और ये हमारा एक ट्रांसवर्सल लाइन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखोगे क्या कि यहाँ एंगल बनेगा, यहाँ एंगल बनेगा, सॉरी, यहाँ एंगल बनेगा, यहाँ एंगल, यहाँ एंगल, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अगर तुम इसको जूम करके देखोगे तो इस केस में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा कि एंगल जो तुम्हारा बन रहा है वो टोटल 8 एंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से, जैसे जरा देखो यहाँ पे तुम्हें पहला एंगल ये देखने को मिला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सॉरी, छठा, सातवां, आठवां। इसने तुम्हें दिखाया कितना एंगल्स को, 8 एंगल्स को। तो जैसे ही तुमने यहाँ पे देखा कि 8 एंगल्स बन रहे हैं, तो जब पैरेलल लाइंस के केस में हम लोग इस 8वें एंगल को देखेंगे तो सभी एंगल के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन देखने को मिलेगा। अभी इस एंगल में तुम्हें क्या देखने को केवल मिलेगा कि जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, ये वाला और ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल, ये ही दो एंगल्स जो है इक्वल देखने को तुम्हें मिलेगा, ऊपर वाले साइड में भी और नीचे वाले साइड में भी। लेकिन दूसरे एंगल्स के बीच में इस लाइन के लिए स्ट्रेट जो हमारा एंगल है उसमें रिलेशन तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा। तो उसका रिलेशन जो है तुम्हें देखने को मिलता है पैरेलल लाइंस के केस में। और वही जो तुम्हारा पैरेलल लाइंस का केस बनता है, वहीं पे तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट जो है आते हैं। मेन टॉपिक जो है तुम्हारा यही है। तो आओ उसे समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक पैरेलल लाइंस को के पेयर को यहाँ पे कर लेते हैं ज्वाइन। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक पैरेलल लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, समझ में आ गया। दूसरा को हम लोग यहाँ से ऐसे, सॉरी, दूसरा को हम लोग ऐसे एक ट्रांसवर्सल लाइन ज्वाइन कर दिए। तो तुम्हें क्या देखने को मिला, यहाँ पे टोटल 8 एंगल बन गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और ये रहा आठवां। तो तुम्हें टोटल 8 एंगल्स देखने को मिल रहे हैं। मैंने तुम्हें पहले ही कॉन्सेप्ट एक बता दिया था वर्टिकली अपोजिट एंगल का, तो उसका हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे। फिर भी अगर तुम समझना चाहो तो समझो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग वर्टिकल अपोजिट एंगल का एक टॉपिक लिख लिया हम लोगों ने। अब इस केस में तुम इसमें देखोगे कि एंगल 1 जो होगा वो एंगल 3 के इक्वल, एंगल 2 जो होगा वो हमारा एंगल 4 के इक्वल होगा, सॉरी, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा तो एंगल 4 के इक्वल। दूसरा, अब तीसरा देखो, एंगल 3, सॉरी, यहाँ पे एंगल 5 जो दिखेगा तुम्हें एंगल 7 के इक्वल दिखेगा, और एंगल 8 जो दिखेगा वो एंगल 6 के इक्वल दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, सारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को लिख लिया। अब इसे हम लोग साइड करते हैं। क्या हो गया, एक मिनट। हाँ, तो ये जो टॉपिक तुमने यहाँ पे देखा, उन सारे को हम लोग अब एक थोड़ा सा साइड करते हैं, इधर रख दिया। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट बहुत कोई को मालूम होगा, और बहुत कोई जो है इसके बारे में यहाँ पे पढ़ने नहीं आया होगा। जो टॉपिक है उसे हम लोग यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं। अगला जो है तुम्हें टर्म देखने को मिलेगा, इस केस में जो रिलेशन तुम्हें देखने को मिलेगा वो बहुत सारे टाइप के होंगे। जैसे मेनली जो फेमस फेमस है, पहले उसे मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, इस केस में जेड बनेगा, इस केस में भी जेड बनेगा, इस केस में एन बनेगा, इसी केस में उल्टा एन बनेगा। ठीक है,
तो उल्टा एन वाले केस में और इस तरीके के जेड वाले केस में टोटल 4 केस बन गया तुम्हारा। चारों केस में तुम्हें दिख रहा होगा कि एंगल जो है कोना पे जो जो एंगल बन रहा होगा वो उसे हम लोग इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट के रूप में समझते हैं। समझ में आ गया? तो वैसे एंगल जो तुम्हें अल्टरनेट दिखे, यानी बिल्कुल एंगल तो होंगे लेकिन अल्टरनेट होने का मतलब हुआ कि अदर अदर साइड में होगा। जैसे यहाँ पे तुम्हें इधर एंगल बनते हुए दिख रहा होगा, यहाँ पे भी बनते हुए दिख रहा होगा। तो ऐसे एंगल्स को हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। और वो दोनों का जो मेजरमेंट होता है वो इक्वल मेजरमेंट का होता है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ लिख लेना, अल्टरनेट इंटीरियर। सबसे पहले अब मैंने तुम्हें पहले जो पॉइंट पढ़ाया था इंटीरियर एंगल के बारे में वो समझो। यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था कि इंटीरियर एंगल का मतलब होता है कि एंगल जो है वो अंदर की तरफ हो। यहाँ पे एंगल अंदर की तरफ है और वहीं पे ये सारे जो एंगल है ये तुम्हें बाहर की तरफ दिख रहा होगा इस केस के लिए। अब ये एंगल जो है तुम्हें ये इंटीरियर एंगल दिख रहा होगा ये, और ये एंगल भी सेम उसी तरीके से इंटीरियर, ये एंगल भी सेम उसी तरीके से इंटीरियर। तो टोटल तुम्हें 4 इंटीरियर एंगल देखने को मिल रहा है। तो इस केस में देखो, अब तुम समझोगे कि यहाँ पे तो मैंने जेड के बारे में बताया था लेकिन यहाँ पे कहाँ कहीं पे हमें जेड बनता हुआ दिख रहा है। तो जहां जहां मैं दिखा रहा हूँ वहां वहां जरा ध्यान से देखना, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू। अब यहाँ पे तुम्हें जेड जैसा बनते हुए दिख रहा होगा, ये हमारा जेड बन गया। तो यहाँ एंगल और यहाँ एंगल का बनने वाला मेजरमेंट दोनों इक्वल मेजरमेंट का होगा। तो एंगल 4 और एंगल 8 जो होगा वो इस केस में इक्वल मेजरमेंट का होगा। और सेम केस अगर एन के रूप में भी बनता है, जैसे कि इस तरीके का भी फिगर बनता है उल्टा एन, या फिर ऐसे एन जो बन रहा है उल्टा एन के साथ भी अगर हमारा दोनों एंगल बन रहा होगा तो वो भी हमारा अल्टरनेट इंटीरियर के कारण से इक्वल मेजरमेंट का होता। तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर में क्या क्या इक्वल हो गया हमारा, एंगल 4 हो जाएगा हमारा 8 के इक्वल, और एंगल 3 हो जाएगा हमारा एंगल 5 के इक्वल। तो एंगल 3 इज इक्वल टू हम लोगों ने एंगल 5 लिख दिया। ये दो वैल्यू तुम समझ गए, ये इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट समझ गए, अल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है। अब जस्ट समझो इसी का एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल के बारे में तुमने क्या समझा था कि वो एंगल जो है बाहर की तरफ बने हुए होते हैं। जैसे ये एंगल है तो ये इस केस के लिए ये दोनों जो एंगल बन रहे थे ये सभी, इस केस में ये सभी इंटीरियर हो रहा था। तो इन चारों को छोड़कर जो बाहर के बन रहे हैं वो चारों एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा इस केस के लिए। ठीक है, तो इस केस में तुम देखोगे कि जेड तो तुम्हारा यही बन रहा है, ये जेड बन रहा है। तो इस केस में इस साइड और इस साइड बनने वाले, एक साइड में लोगे तो वो नहीं होगा, अल्टरनेट का मतलब होता है अदर साइड में। तो ये एक्सटीरियर एंगल में तुम्हें ये चारों एंगल ही देखने को मिल रहा है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन यानी एक्स टाइप में बना लेना। ठीक है, तो यहाँ पे 1 देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 7 देखने को मिल रहा है। तो एंगल 1 जो है एंगल 7 के इक्वल देखने को मिलेगा अल्टरनेट एक्सटीरियर की वजह से। यहाँ पे इंटीरियर है वहाँ पे एक्सटीरियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। तो एंगल 1 हम लोगों ने एंगल 7 के इक्वल लिख दिया, और एंगल 2 जो है वो हमारा एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर मैंने करा दिया, अब इसे क्लियर करते हैं। अल्टरनेट के बारे में तुम जान गए, अब जरा जानो कि कोरोस्पोंडिंग और को इंटीरियर क्या कहलाता है। तो कोरोस्पोंडिंग के लिए तुम्हें मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो इसे भी हम लोग एक बार क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग, एक मिनट, यहाँ पे तुम्हें मैंने बताया कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो तुम्हारा कौन कौन से इक्वल होंगे। ठीक है, फिलहाल फिर से हम लोग इन सभी एंगल को लिख लेते हैं एक बार, यहाँ, यहाँ और यहाँ। अब समझो कि को इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं और को कोरस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल के केस में जो है वो तुम्हारा एंगल जो होगा वो पैरेलल लाइंस के ऊपर या फिर पैरेलल लाइंस के नीचे। जब दो एंगल जब बनता है पैरेलल लाइंस के ऊपर, जैसे ये पैरेलल लाइन है और इस केस में तुम्हारा ये ऊपर एंगल बन रहा है, ये ऊपर एंगल बन रहा है, ये ऊपर पैरेलल लाइन के ऊपर, और ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में बनने वाले दो पैरेलल लाइन के ऊपर जो एंगल बनते हैं उन्हें हम लोग कोरोस्पोंडिंग एंगल से इक्वल कहते हैं। कौन से एंगल से? कोरोस्पोंडिंग एंगल से। समझ में आ गया? तो कोरोस्पोंडिंग एंगल आज के बाद से भूलोगे नहीं कि कोरोस्पोंडिंग एंगल किसे कहते हैं। और सेम केस जो है अदर साइड में रहे तो उस केस में उस केस के लिए भी होगा। और सेम केस जो है अगर तुम्हें देखने को मिलेगा ऐसे, ये इसके नीचे हमारा ये वाला एंगल, इसके एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो ये भी हमारा ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में हो रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में हो रहा है। तो ये दोनों भी एंगल जो है कोरोस्पोंडिंग एंगल से हमारा इक्वल कहलाएगा। समझ में आ गया? कोरोस्पोंडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। को इंटीरियर के लिए तुम्हें सबसे पहले मालूम होना चाहिए इंटीरियर एंगल के बारे में। तो मैंने तुम्हें बताया था कि ये ही चारों जो है को इंटीरियर एंगल है तुम्हारा। और को इंटीरियर के लिए होता है कि एक ही साइड पड़ने वाले दो इंटीरियर एंगल। तो इस केस में ये और ये एंगल हो जाएगा, ये और ये एंगल हो जाएगा। लेकिन इसमें इक्वल नहीं होगा, एंगल का मेजरमेंट इक्वल नहीं होगा। अभी तक तुमने देखा कि एंगल का जो हम लोग मेजरमेंट देख रहे थे वो सभी का सभी जो है इक्वल हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन को इंटीरियर के केस में हमें इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि उसका जो एंगल देखने को मिलेगा वो सप्लीमेंट्री देखने को मिलेगा। सप्लीमेंट्री के बारे में मैंने तुम्हें क्या बताया कि दोनों एंगल का जो सम देखने को मिलेगा वो तुम्हें 180 डिग्री के इक्वल देखने को मिलेगा। तो इस केस में एंगल 4 और एंगल 5 जब तुम जोड़ोगे तो ये तुम्हारा 180 डिग्री 80 डिग्री के इक्वल देखने को मिलेगा। और 3 + 8 जब जोड़ोगे तो ये तुम्हें 180 डिग्री के इक्वल देखने को मिलेगा। ये को इंटीरियर एंगल के बारे में
में होता है। तो मैंने तुम्हें बताया वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में, और यही सारे जो मेन टॉपिक था जो मैंने तुम्हें इस वीडियो में समझा दिया। और यही सारी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है अगला तुम्हारा जितना भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन होगा वो सारे के सारे होंगे, चाहे वो प्रूफ का होगा, चाहे वो कोई भी वैल्यू निकालने के ऊपर होगा। ठीक है, अगर तुम एनसीईआरटी बनाते हो कोई बात नहीं है, आर एस अग्रवाल बनाते हो फिर भी कोई बात नहीं है। आर एस अग्रवाल में अगर कोई भी डाउट तुम्हें फंसेगा, चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन वीडियो पड़े हुए होंगे, तुम वहां से देख सकते हो। या फिर एनसीईआरटी बनाते हो फिर भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी के भी सारे वीडियोस अपलोडेड है चैनल पे, तुम जाकर प्लेलिस्ट के थ्रू भी देख सकते हो उन्हें। यहाँ पे मैंने तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट जो है लाइन्स एंड एंगल से रिलेटेड वो सारे मैंने समझा दिए हैं। अब केवल तुम्हें क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चंस के प्रैक्टिस जब तुम करोगे तो तुम्हें खुद को फील होगा कि तुम्हारे जितने भी कॉन्सेप्ट थे इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारे के सारे मैंने तुम्हें समझा दिया है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें डाउट हो तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। अगर उस तरीके के क्वेश्चन जो तुम्हें डाउट लगते हैं, उस तरीके बहुत सारे ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे जो तुम्हें फंसे हुए दिखेंगे, जैसे कि इस तरीके के क्वेश्चन और भी बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा। तो अगर तुम लोग इस वीडियो पे 10,000 कमेंट कर देते हो कि हमें लाइन्स एंड एंगल्स के लिए और एक अलग ही वीडियो चाहिए जिसमें केवल क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कराया जाए, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। फिलहाल वीडियो को लाइक करो, जितने भी इससे रिलेटेड वीडियोस होंगे उनके लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उन्हें जाकर तुम देख सकते हो। फिलहाल वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए